Hello, welcome and namaskar to all of you. This is Byomkis Meher. I welcome all of you in this my channel. ठीक है। और आज जो है देखिए बजट 2024 और 25 के बारे में जो है डिटेल में मैं समरी के हिसाब से बताऊंगा। आज आज जो है बजट रिलीज हुआ है। ठीक है, हर एक साल जो है फरवरी 1 में जो है बजट रिलीज होता है। ठीक है, एंड दैट वाज बाय द फिनेंस मिनिस्टर, ऑफ कोर्स फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन ने ये बजट पेश किए हैं। और इस साल का जो बजट है दैट इज नोन एज इंट्रीम बजट। उसको जो है इंट्रीम बजट कहा गया। इंट्रीम बजट का मतलब क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंट्रीम बजट? इंट्रीम बजट का मतलब होता है जैसे कि जो शॉर्ट स्पैन के लिए किया जाता है या जो टेम्पररी पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी इलेक्शन है, हाल ही में इस साल इलेक्शन है 2024 में, लोकसभा का इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। तो इलेक्शन तक मतलब अब से लेकर 11 तक, मतलब फरवरी से लेकर यू कैन से जून तक जो बजट किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इंट्रीम बजट, इसलिए उसको इंट्रीम बजट कहा गया है। ठीक है, नॉर्मली बजट जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से माना जाता है। नॉर्मली बजट कोई शब्द जो है, बजट का कोई शब्द जो है हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान में क्या कहा जाता है उसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 दैट डील्स विद द बजट। क्लियर है? चलिए मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कम टाइम के अंदर एक समरी के हिसाब से बजट को रिप्रेजेंट करूं, ताकि आप लोगों को एक समरी के तरीके से बजट को याद हो जाए। और डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जो है मैं चाहता हूं कि कम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर बजट को एक समराइज तरीके से मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं। नॉर्मली देखिए एक चीज क्या होता है बजट के बारे में कि 2025, अगर मान लीजिए कि ये जो है 2024-25 का बजट है, तो आमतौर पर जो बजट पेश होने से पहले देखिए पहला 3 साल का एस्टिमेट किया जाता है, 2024-25, 23-24 एंड 22-22। तो 22-23 का जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो बजट हुआ था 2022-23 में, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ था उसके बारे में बात की जाती है। उसके साथ साथ 2023 एंड 24 मतलब लास्ट ईयर का बजट एस्टिमेट क्या हुआ था, बजट का एस्टिमेट, उसके साथ साथ बजट का रिवाइज्ड, उसके बाद एस्टिमेट करने के बाद जो रिवाइज्ड हुआ था, जो खर्च हुआ था, उसके बारे में बताया जाता है। और पर्टिकुलरली 2024-25 जैसे कि अभी का बजट है 24-25, मतलब ओनली बजट एस्टिमेट, जो अभी तो खर्च नहीं हुआ ना, अभी बजट बनाया जाएगा, उसके बाद जो है खर्च हुआ जाएगा, दैट इज नोन एज, दैट इज नॉट। तो अभी जो एस्टिमेट हुआ है उसके बारे में बात करता है बजट। ठीक है, देखो बजट का सिंपल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बजट? देखो एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो इनकम को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर टोटल इनकम, जैसे कि इनकम को हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इनकम, दैट इज नोन एज टोटल इनकम। और यहां पर जो है टोटल एक्सपेंडिचर, देखो जैसे कि आमतौर पर हम लोग अपने फैमिली में जितना इनकम करते हैं, हम इनकम भी करते हैं और खर्च भी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का भी कई सारे सोर्स है इनकम का, कई सारे सोर्स है इनकम का। उसके साथ साथ गवर्नमेंट खर्च भी करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्च, अब जैसे कि सरकारी नौकरी वालों को जो सैलरी मिलता है, उनको जो पेंशन मिलता है, ये सब कहां से आता है? गवर्नमेंट की खर्च से ही होती है। इतने सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, धनयन योजना, मनरेगा, उज्जवल आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब कहां से? ये खर्च करती है सरकार। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम मतलब जैसे कि टैक्स हम लोगों से, जैसे कि जीएसटी है, सब्सिडी, जैसे कि टैक्स लेता है सरकार, इनकम टैक्स हो, चाहे आपका डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? या फिर हम लोग जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो है हम लोग जो फंड वहां पर देते हैं, तो वो किसके पास जाता है? सरकार के पास। मेंटेनेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, उसके साथ साथ सरकार के पास भी जाता है वो चीजें। या फिर कोई डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कोई सरकार का जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि नालको है या फिर LIC है, उसको बेच दिया, ठीक है, तो उसको किसको मिलेगा पैसा? सरकार को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। सो दिस आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का खेल को बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट का। और आपने 2 वर्ड सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल सरप्लस, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। ये चीजें मैं पहले समझा देता हूं, देन मैं बजट के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो पहला चीज क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट अबव, ठीक है, ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। जब जो है टोटल इनकम ज्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो टोटल व्हेन टोटल इनकम एंड टोटल इनकम
हाँ, इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ये जो है फिस्कल सरप्लस होगा, ये जो है फिस्कल सरप्लस होगा। बट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो ये होगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल you can say expenditure is greater than total income, that is known as fiscal deficit, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। तो टोटल इनकम जो है, सिंपल सी बात है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जहां पर मतलब खर्च ज्यादा होगा इनकम्स पे, और सरप्लस का मतलब है इनकम ज्यादा होगा खर्च से। ठीक है, दैट इज नोन एज, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल इनकम जिसका कम है, टोटल एक्सपेंडिचर से, तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा वो, और जिसका टोटल एक्सपेंडिचर कम है इनकम से, तो वो सरप्लस हो जाएगा। और ये सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पढ़ना, दिस इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पढ़ना, दिस इज नोन एज फिस्कल पॉलिसीज, एज सिंपल एज दैट। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं, देखिए कि ये जो है अभी जो रिसेंटली आज जो लंच हुआ है, उसके बारे में एक रफली मैं आइडियाज दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहला चीज देखिए, विकसित भारत बाय 2047, विकसित भारत मतलब 100 इयर्स के बाद जो है डेवलपिंग कंट्री से भारत को डेवलप कंट्रीज करना है। विकसित भारत का मतलब है डेवलप कंट्रीज करना है। 100 साल का भारत, ठीक है, जिसमें क्या है, किस चीज पे फोकस किया गया है, जिसमें देखिए फोकस किया गया है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। उसका मतलब क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबका साथ और सबका विकास, ठीक है। सबका साथ और सबका विकास का मतलब है अमीर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीब का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल एरियाज में रहने वाला का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्बन एरिया में रहने वाला का डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब हर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस, सभी लोगों का विकास होना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास। उसके साथ साथ क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी होना जरूरी है। क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ट्रस्ट भी होना जरूरी है। जैसे कि ट्रिनिटी ऑफ द डेमोग्राफी और ट्रिनिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है, जैसे कि लिबर्टी है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके साथ साथ जो है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, बैक्ड बाय द सबका प्रयास, ठीक है। और ये कोशिश की जा रही है 2000, जैसे कि हम लोग का 1947 में इंडिपेंडेंट मिला है। ये देखिए 2047 में क्या हुआ है, कोशिश की जा रही है विकसित भारत मतलब डेवलप कंट्रीज, डेवलप इंडिया और डेवलप, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सब क्या है, डेवलप कंट्रीज है। हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के 100 साल तक के अंदर हम लोग जो है डेवलप नेशन हो जाएं, विकसित देश हो जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो पीपुल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पीपुल सेंट्रिक मतलब इस तरह का डेवलपमेंट करने की कोशिश करने की जो जनहित में जारी हो, जो ज्यादातर लोग जो है डेवलप कर सके। और यहां पर देखो एक वर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एक होता है, इंक्लूसिव का ऑपोजिट वर्ड क्या है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का डेवलपमेंट होना, किसी पर्टिकुलर लोगों का डेवलपमेंट होना, किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होना। बट इंक्लूसिव का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, यू कैन से नियर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस में मैं बजट का समरी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम दिख रहा है तो मेरे आवाज, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, वो भी आप लोगों को एक तरफ से समरी बताने में काम आ जाएगा। मतलब देखिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल। मतलब हर प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। उसके साथ साथ देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोटेड द फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और डिपेंडिंग द वाइडनिंग द टैक्स via GST and strengthening the financial sector brought saving, credit and investment bank। मतलब किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर को हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो है GIFT IFSC ए रोबस्ट गेटवे टू ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस। देखो ये जो गिफ्ट है IFSC है, गिफ्ट IFSC का मतलब क्या है, ये गिफ्ट IFSC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो गुजरात में है। और उसका मेन काम क्या है, इससे फाइनेंशियल हब प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस फॉर द कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वर्ल्ड क्लास मतलब ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास, यू कैन से इट्स प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस,
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फॉर द कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड क्लास सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात किया जा रहा है। एंड किस प्रकार से प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मतलब इन्फ्लेशन होने से पहले उसके खिलाफ काम करना, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब अगला फोकस एरियाज क्या है? देखो, गरीब कल्याण और देश का कल्याण। गरीब कल्याण, देखो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, उनका मेन टारगेट होता है किस प्रकार से गरीबी को, इस संसार से गरीबी को दूर किया जाए। क्योंकि इंडिया में भी गरीबों का संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको कोशिश की जा रही है किस तरह से गरीबों का कल्याण किया जाए, किस प्रकार से देश का कल्याण किया जाए, मतलब रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, यू कैन से रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी। उस चीज पे बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए हैं। अराउंड 2.7 लाख करोड़ रुपया दिए गए हैं लोगों को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या है? डायरेक्टली लोगों को, जो नीडी लोग हैं, उनको पैसा दिया जाएगा ताकि उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक तो इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कि मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री सड़क योजना स्कीम है, ये सब उज्ज्वला स्कीम है, तो ये सब के तरह इनडायरेक्टली लोगों की डेवलपमेंट की बात होती है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब डायरेक्टली उनको कैश दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, देन 25 crores people moved out of multi-dimensional poverty. What do you understand by the multi-dimensional poverty? Multi-dimensional poverty मतलब poor health की बात होती है, lack of education की बात होती है, inadequate living standard की बात होती है, poor quality of work की बात होती है। multi, देखो केवल जो है, केवल poverty का मतलब है केवल खाना मिलना नहीं है, अच्छा काम नहीं मिलना, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलना, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलना, लिविंग स्टैंडर्ड लो होना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉवर्टी। तो हर प्रकार का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको दूर करने की कोशिश की है। और अराउंड 25 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये एक बहुत अच्छा चीज है इंडिया के लिए। एंड क्रेडिट असिस्टेंस ऑफ 78 लाख स्ट्रीट वेंडर अंडर द पीएम सबदी। देखो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो कि 1 जून 2020 में हुआ था। ठीक है, तो क्रेडिट 78 लाख उनको दिया गया था, जो पर्टिकुलरली स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है एम्पावरिंग द यूथ। बहुत जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है कि यूथ के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज बता दूं, यहां पर 1.4 करोड़ ट्रेन अंडर द स्किल इंडिया मिशन। 1.4 करोड़ को स्किल इंडिया मिशन के हिसाब से ट्रेन किया गया है। उसके साथ साथ देखिए यहां पर जो है पीएम से इंक्रीज द पीएम श्री क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है, केंद्रीय विद्यालय समिति है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी अच्छे स्कूल हैं, उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देने की प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं IIT की बात करूं, उसके साथ साथ एम्स की बात करूं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो यहां पर भी जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है ओपन करने की बात हो रही है। देखिए 2023 में 23 IITs और एम्स, देखिए 22 एम्स 2022 में और 2023 में 1113 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, देन फोस्टरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप यूथ 43 करोड़ लोन सैंक्शन टू द पीएम मुद्रा योजना। और पीएम मुद्रा योजना के तरह भी कितना सैंक्शन हुआ है? 43 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो फोकस्ड एरिया वेलफेयर फार्मर, दैट इज अन्नदाता। ठीक है, वेलफेयर फार्मर दैट इज अन्नदाता। ठीक है, फार्मर के लिए क्या किया गया? देखिए तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट 11.8 करोड़ दिया गया है, जो कि पीएम किसान को। उसके साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 4 करोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। उसके साथ साथ जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1369 मंडीज अंडर ई नाम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑफ 3 लाख करोड़। उसके साथ साथ देखो नारी शक्ति के लिए एक चीज मैं बता देता हूं कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिस्बर्स टू द ह्यूमन एंटरप्रेन्योर। जितने भी महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए 30 करोड़ जो है उनको दिया गया, दैट इज फॉर द मुद्रा योजना लोन के लिए। उसके साथ साथ देखिए इंक्रीज द फीमेल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन 28% इन द 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर 28% का महिलाओं का जो है मतलब इंक्रीज ऑफ द फीमेल एनरोल हायर एजुकेशन में, महिलाओं का वुमेन इन हायर एजुकेशन 28% वुमेन का जो है बढ़ा है। कहां पर? हायर एजुकेशन में
उनका परसेंटेज बढ़ा है 10 साल के अंदर 28% बढ़ा है। मतलब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिटरेसी रेट। महिलाएं जितने साक्षर होंगे, जितने डेवलप होंगे, देश का उतना विकास होगा, राइट। उसके साथ साथ देखो एक स्टेम कोर्सेज, स्टेम कोर्सेज का मतलब क्या है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यहां पर भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में भी महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है। देखिए 43% ऑफ द फीमेल एनरोलमेंट इन द स्टेम, यहां पर भी 43% ऑफ द वुमेन का जो है इस महिलाओं जो है इस स्टेम कोर्सेस मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में उनका बढ़ा है, ठीक है। उसके साथ साथ 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख HSC सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बिकम ए, दैट इज लखपति दीदीज, ठीक है। 1 करोड़ महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आए। उसके साथ साथ देखो स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल। अमृतकाल जो है लास्ट टाइम बजट में भी मेंशन हुआ था अमृतकाल के बारे में। ये अमृतकाल क्या है, हम लोग देखो अमृतकाल का मतलब क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब देखो एक चीज है, जैसे कि 1947 में हमें आजादी मिला था, अब जो है 100 साल कब होगा, 2047 में जो है 100 साल होगा, 2047 में 100 साल। तो अमृतकाल का मतलब है पीरियड फ्रॉम दैट इज 75 इयर्स टू 100 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया को, भारत को आजादी कब मिला था, दैट इज 1947। तो 1947 से 100 ईयर होगा, ठीक, देखिए दैट इज 2047 में। तो ये जो लास्ट 25 साल है, आजादी का 100 साल होने का जो लास्ट 25 साल है, उसको जो है अमृतकाल कहा गया है। उसको जो है उसके बाद इंडिया को एक डेवलप नेशन में कन्वर्ट करने का उनका प्रयास है, ठीक है, 100 साल में। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर कोशिश की गई है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि प्रेजेंट डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट की बात होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप हो जाए, हमें जो है फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द यू कैन से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। उसके साथ यहां पर फोकस किया गया है, देखो कमिटमेंट टू द जीरो, नेट जीरो बाय 2070। 2070 के अंदर देखो नेट जीरो का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिनिमम रहेगा। नेट जीरो का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम रहेगा एंड द स्टेट एट व्हिच ग्लोबल वार्मिंग स्टॉप, मतलब उस स्टेज में जहां पर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि आज के डेट में पूरा वर्ल्ड जो है इस प्रॉब्लम से है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग जहां से कम हो जाए दैट इज नोन एज दैट इज नेट जीरो, ठीक है। सो विजिबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग ऑफ द लोकल क्लासिफिकेशंस, तो इस चीज के बारे में जो है पूरा फोकस किया गया है। उसके साथ साथ देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके साथ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर द पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक, ठीक है। 3 मेजर रेलवे प्रोग्राम होगा। उसके साथ साथ प्रोमोशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, बायलैटरल दूसरे कंट्री से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होंगे। उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एंड कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट, जिसको उड़ान स्कीम कहा जाता है। उड़ान, उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश के आम नागरिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ प्रमोशन ऑफ द अर्बन इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भाया मेट्रो एंड नमो भारत और भाया मेट्रो का, ठीक है। उसके साथ साथ देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो हेल्थ सेक्टर में देखो एनकरेज द कार्निव कैंसर वैक्सीनेशन फॉर द गर्ल 19-14 ईयर्स। उसके साथ साथ जो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेंडेड फॉर द इंप्रूव ऑफ द न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखो हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज ग्रामीण योजना आल्सो, ठीक है। एंड दैट इज अचीविंग टारगेट इज 3 करोड़ हाउस होल्डर, एडिशनली 2 करोड़ टारगेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 2 करोड़ जो है नेक्स्ट 5 ईयर में होंगे। उसके साथ साथ देखो टूरिज्म, अभी हाल ही में G20 समिट भी हुआ था। तो स्टेट विल बी एनकरेज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द आइकनिक टूरिस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिजनेस एंड द प्रमोट अपॉर्चुनिटी इन द लोकल एंटरप्राइज। तो कोशिश की जा रही है कि टूरिज्म को कितना बेहतर बनाया जा सके। उसके साथ साथ देखो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट विल प्रमोट द प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। उसके साथ साथ जो है आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, ठीक है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान
उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ द नैनो डीएपी बाय एक्सेल इन द एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपन्न योजना जो मछली के लिए, ठीक है, मछली के लिए, और कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो चाहे डेयरी हो, चाहे मछली हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, ठीक है, ये सब चीजों में कोशिश किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखो अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद एक चीज और चीज यहां पर बताना है कि सरकार जो एक तरफ से सरकार का इनकम होता है, एक तरफ से सरकार का खर्च होता है। तो सरकार का जो इनकम होता है, ध्यान रखिएगा, इनकम होता है, जैसे कि इनकम कहां कहां से होता है, जैसे कि इनकम टैक्स से 19% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% है, देन बोरोइंग फ्रॉम द अदर लायबिलिटीज 28% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7% है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1% है, और कस्टम से 4% है, और जीएसटी से 18%। तो ये सब क्या है, हम लोग का सरकार का इनकम है। और सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट, जितना भी इंटरेस्ट होती है हमें पेमेंट भी तो करना होता है, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देन फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, देन स्टेट शेयर द टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि ये चीजें सब देखो, जैसे कि यहां पर जो है सरकार का जो इनकम है, इनकम देखो, एक तो हो गया इनकम टैक्स, एक तो हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या है, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले हैं या जितने भी प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं और वो अपना इनकम का हिस्सा सरकार को देते हैं, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। तो इनकम, तो हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, दैट इज वो सरकार की कमाई है। उसके बाद जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज ड्यूटीज उनको मिलता है, एक्साइज ड्यूटीज मिलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम। उसके साथ साथ जो है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स बाय द कंपनी। देखो, इनकम टैक्स दैट वाज गिवन बाय द इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन टैक्स दैट वाज गिवन बाय द कंपनी, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब है, कंपनी है, वो लोग भी तो इनकम कर रहे हैं, और वो लोग अपना जो इनकम का हिस्सा जो टैक्स सरकार को देंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स। हालांकि दोनों डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन बाय द कंपनी और इनकम टैक्स गिवन बाय द प्राइवेट, आप और हम इंडिविजुअल देते हैं, राइट। सो दैट इज द पार्ट ऑफ टैक्स। देन जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जीएसटी का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कोई भी चीज, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, जितना भी चीज खरीदते हैं हर चीज में टैक्स लगता है। जैसे कि टैक्स स्लैब था 5%, 12%, 18%, 28%। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 व्हीलर ले रहा हूं, उसमें 28% सरकार को टैक्स दूंगा। अगर मैं पानी तक भी पी रहा हूं तो वहां पर भी 5% में टैक्स दे रहा हूं सरकार को। तो जो इनडायरेक्ट तरीके से मैं सरकार को, जो हम लोग सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी भी तो सरकार को ही तो जाता है। देन उसके बाद जो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी मतलब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, ये सब जो है, या किसी भी यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार को फंड देता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द इनकम, ही इनकम में ही आएगा। देन उसके बाद जो है देन कस्टम से जो चीजें आती है, दैट इज नोन एज कस्टम, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो, नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी ओल्ड मोन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि रेड फोर्ट है, जैसे कि जामा मस्जिद है, तो आप जैसे कि ताजमहल जाते हो या फिर रेड फोर्ट जाते हो, तो या फिर कुतुब मीनार, जो भी एंट्री गेट होती है, फीस होती है, तो फीस किसके पास जाता है, तो फीस एक तो मेंटेनेंस के लिए मोन्यूमेंट का, और जो बच जाता है वो सरकार के पास आता है, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। और अब देखो रुपीज गोज टू, मतलब कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है सरकार का। देखो, पहला क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। हम लोग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो लाएंगे तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट में, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन उसको भरना भी तो है, उसको टैक्स, हर एक साल टैक्स बढ़ता जाएगा, उसको भरना भी तो है। तो दैट इज व्हाट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। देन उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, धनयन योजना है, उज्जवल योजना है, तो ये सब जितने भी सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहां पर खर्च तो लगती है ना। सो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। देन उसके साथ साथ देखो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जितने भी फाइनेंस कमीशन के खर्च होते हैं, ठीक है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड से हो, चाहे कंटीजेंसी फंड हो, या ग्रांटिंग हेड हो, ये जो दिया जाता है वो सब चीजें, ठीक है। देन स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट से शेयर की जाती है। उसके साथ साथ अदर एक्सपेंडिचर एंड पेंशन ऑल्सो, पेंशन भी जो दिया जाता है, दैट इज, और सैलरी जो दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो ये सब चीजें जो है खर्च है। सो ये था ओवरऑल जो है बजट के बारे में। उसके साथ साथ देखो, अभी देखिए एलोकेशन ऑफ द फॉर द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री को कितना दिया गया। देखो, एलोकेशन फॉर द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री, देखो ये सब जो है लाख करोड़ में होगा, सब जो है लाख करोड़ में होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 6.2 लाख करोड़, देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट
एंड हाईवे में 2.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया है 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया गया है 2.13 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दिया गया है 2.03 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है 1.77 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को दिया गया है 1.68 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिया गया है 1.37 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दिया गया है 1.27 करोड़। 1.27 करोड़ मतलब लैक्स करोड़। ये सब लैक्स करोड़ है, ये सब जो है लाख करोड़ है, ठीक है। ये सब चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे होम अफेयर्स हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, ये सब लैक्स करोड़ है। और देखिए एलोकेशन ऑफ द मोजर स्कीम्स, जो स्कीम है, अलग अलग स्कीम है, उसमें कितना कितना दिया गया है इस साल में देख लीजिए। फर्स्ट है प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा है। देखो 2023-24 में उसको जो है 60, ये भी जो है करोड़ में है, उसको जो है 60 करोड़ दिया, 60,000 करोड़ दिया गया था। अब 2024-25 में उसको 86 करोड़ दिया गया, 86,000 करोड़ दिया गया। सेम आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत 2023-24 में 72 करोड़ दिया गया था, अब जो है 75 करोड़ दिया गया। सोलार पावर ग्रिड अब जो है 6,200 करोड़ मतलब करोड़ दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट जो है, यस सॉरी, दैट इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, 6,200 करोड़ दिया गया। देन उसके बाद जो है मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, 6,903 करोड़ दिया गया है। देन सोलर पावर ग्रिड को 8,500 करोड़ दिया गया और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 600 मतलब करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये था सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, अबाउट द बजट, ठीक है। बट हालांकि और भी डिटेल में मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा बजट के बारे में। आज एक तरफ से ओवरऑल आइडियाज अबाउट द बजट था। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि उसके साथ साथ एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि आप ये चैनल देख रहे हो, चैनल में हम लोग जो है 4 प्रकार का चैनल, यूट्यूब चैनल बनाए हैं आप लोगों को मतलब करने के लिए, एंकरेज करने के लिए। उसमें से आप देख सकते हो, देखो एक तो 50 डेज का चैलेंज है, ठीक है। यहां पर मैंने एक आप ये वीडियोस देख लेना। 50 पहला चीज तो है हम लोग का जो 4 चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 4 सिंपली कैसे सब्सक्राइब करोगे, सिंपली ये चैनल में जाके सिंपली होम कर दीजिए। जो चैनल में आप वीडियो देख रहे हो उसमें जाके होम पे जाइए। होम पे जाओगे तो ऐसे 4 चैनल आ जाएगा, एक एग्जाम कैंपस, एक ग्लोबल, एक जीके शॉर्ट्स और एक ब्योमकेश मेहर, ठीक है। यहां पर एक चीज देखिए मैं बताना चाहता हूं कि 50 डेज चैलेंज क्रैक यूपीएससी विद ब्योमकेश मेहर सर, मतलब 50 दिन का। देखो यूपीएससी एग्जाम अभी हमारे पास कितना दिन है, 4 महीना है, तो उसमें से 50 डेज का चैलेंज है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 50 डेज के अंदर कवर कर देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को 50 डेज के अंदर हम लोग कवर करेंगे और ये आज से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।